फोटो की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे बीजेपी ने अभी तक अपना कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव तो इसे मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कोई कुछ भी क्लियर नहीं किया है। आरोप लगता रहा है कि आप दल बदलते रहे, कभी आप लालू जी के साथ। जनता तो डर ही रही थी, अब राजद भी डर रही है कि लालू जी का वोट फोटो लगाएंगे तो चुनाव हार जाए। लालू जी तो भाजपा के साथ, आक्रामक लालू जी भाजपा के साथ। भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। आप नीतीश जी के भी काफी खिलाफ रहे, लेकिन अब नीतीश जी के साथ हैं। चाची को जब मौची हो जाएगा तो चचा हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं है। ये राजद थोड़े है कि लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी के बाद मिसा जी के बाद। एक ने लूटा है, एक ने बर्बाद किया। बीजेपी को ज्यादा सीटें आएंगी या जुड़वा भाई, कोई बड़ा हो कोई छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू जी कैसे किसी को फंसाते थे, किसी को जेल में डालते थे। पूरे 22 लोग हमारे परिवार के लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे 95 में, इसलिए हमको जेल में डाला। का एक कांड में उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ एविडेंस लाओ ना, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कोई भी एविडेंस लेके आओ। मैं यदि दोषी हूं तो सम्राट चौधरी 1 घंटे में अपने राजनीति से संन्यास। एक तरफ लालू जी के साथ राहुल गांधी है, जिनके पूरे खानदान ने भारत को बर्बाद किया, और लालू जी के खानदान ने पूरे बिहार को बर्बाद किया। जनता तो डर ही रही थी लालू जी, लालू जी को विलन मान ही रही थी। अब तेजस्वी और उनका परिवार भी विलन मानने लगा। लालू जी सिर्फ अपने लिए कांग्रेस को टॉर्चर किया, किसी और के लिए टॉर्चर नहीं। राबड़ी देवी जी को उन्होंने घर बैठा दिया, उनको कोई डिमांड में नहीं। तेज प्रताप जी को घर से बाहर निकाल दिया, उनको कोई नहीं पहचान रहा है। और तेजस्वी यादव को भी कल घर से बाहर निकाल देगा तो कोई नहीं पहचाने। इस वक्त हैं प्रशांत किशोर, आए हैं ट्रेनिंग ले, अच्छा से काम करें। मुख्यमंत्री बिहार की सत्ता और पार्टी ने विधायक दल का नेता बनाया। गांधी ने यात्रा भी निकाली थी। राहुल गांधी बेचारे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो बाप को गाली दे रहे हैं कि माँ को गाली दे रहे हैं कि अपनी दादी को गाली दे रहे हैं कि दादा को गाली दे रहे हैं, इनको ही पता नहीं। तो कोई कुछ समझा देता है, वही समझते हैं। अपना कोई विचारधारा नहीं रहा, कांग्रेस इसलिए समाप्त हुई। कोई सवाल उठाया, कोई सवाल नहीं। मेरा नाम सम्राट चौधरी राकेश है। बिहार की राजनीति का वो बेबाक चेहरा जो अपनी सख्त राजनीति के लिए पहचाना जाता है, जिसने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, आज हम आपको उसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ केशव और प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज का ये सेगमेंट जो है वो काफ़ी खास होने वाला है। सच पूछेगा बिहार में मैं यानी केशव और मेरे साथ मिथिलेश सर होंगे, जो सम्राट चौधरी से वो बेबाक सवाल पूछेंगे जिसे बिहार जानना चाहता है, जिसे बिहार समझना चाहता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सम्राट चौधरी के पास। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का वो सिलसिला जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। हमारे साथ वही शख्सियत अब मौजूद है जिन्हें लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे थे। चूँकि आज बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, आज कई सारे उनकी रैलियाँ हैं, बावजूद इसके सम्राट चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। तो सर, कैसा चल रहा है सर एकदम चुनाव प्रचार? ठीक चल रहा है। नमस्कार। बिहार में बिहार की जनता को विकास की आदत हो चुकी है। विकास, विकास और विकास, और दूसरे तरफ विनाश, विनाश और विनाश। ये मॉडल पर बिहार चल रहा है। और आप देखिए, विकास ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद जी की पार्टी 30 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पार्टी के लोगों को हिम्मत भी नहीं है कि जनता तो डर ही रही थी, अब राजद भी डर रही है कि लालू जी का वोट फोटो लगाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ये है विकास, ये है नीतीश कुमार जी और मोदी जी का विकास मॉडल। आप फोटो की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे बीजेपी ने अभी तक अपना कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। होगा, एकदम होगा। 4 तारीख तक मैनिफेस्टो जारी करना है, एकदम करेंगे। ऐसा क्या हो रहा है?
बिना मैनिफेस्टो के कोई चुनाव थोड़े होता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो इसे मुद्दा बना रहे हैं, किस चीज़ का मुद्दा? कह रहे हैं कि आपने कोई कुछ भी क्लियर नहीं किया है। एकदम क्लियर है। देखिए, हम लोग प्रोपगंडा नहीं फैलाते हैं ना। लालू जी कहते थे कि हम सामाजिक न्याय के नेता हैं। उनके पहले यादव में मुख्यमंत्री दरोगा बाबू बन चुके थे। अति पिछड़े का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। बीपी मंडल जी मुख्यमंत्री बन चुके थे। और सामाजिक न्याय का जिस बात की वो चर्चा करते कि भगवतिया देवी को मैंने सदन पहुंचाया, जब लिटरली भगवतिया देवी सदन में गई होंगी तो लालू जी उस समय हाफ पैंट पहनते होंगे। बिहार सामाजिक न्याय की ही धरती है। श्री बाबू के बाद पूरे बिहार में सामाजिक क्रांति श्री बाबू ने विकास किया। आप सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हैं, तमाम सारी बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे हैं। किस चीज़ का आरोप? आरोप लगता रहा है कि आप दल बदलते रहे, कभी आप लालू जी के साथ थे। देखिए, लालू जी के साथ, लालू जी तो भाजपा के साथ काफी थे। आक्रामक लगते हैं हमेशा। लालू जी भाजपा के साथ थे। 1990 में हरदी लगाने का काम भाजपा ने किया, मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, मैं राजद के साथ था तो विचारधारा नहीं था, व्यक्ति का विचारधारा था। आज देश का विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये है पार्टी। ये पार्टी पहले है, संगठन पहले है, बाद में व्यक्ति है। तो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार काम किया, आज 10 साल से 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो संगठन भी समझा, विचारधारा भी समझा, और मोदी जी के विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाता हूँ। आप नीतीश जी के भी काफ़ी खिलाफ रहे, लेकिन अब नीतीश जी के साथ हैं। ये हमारा दायित्व है। हाँ। आप पार्टी के साथ हैं, गठबंधन, नीतीश जी? मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का गठबंधन नीतीश कुमार जी के साथ है। और नीतीश जी को के साथ सरकार चलाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। सरदेश सुशील मोदी जी को आपने देखा होगा, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट करने का काम किया था। बिल्कुल। आज भी 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सबको एक साथ जोड़ना ही हमारा काम है। हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र है। एक तरफ लड़ने वाले लोग जो पांडव है, जो एनडीए है, वो पांडव है और पांडव में 5 भाई है, और एक तरफ कौरव है जिसने भारत को लूटा, बिहार को लूटा, वो लोग चुनाव लड़ने आए। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को अब लालू जी के फोटो लगाने पे भी शर्म लग रहा है। बिल्कुल। एक सवाल है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि सम्राट चौधरी काफ़ी सख्त चेहरा है, मोदी के, योगी के बाद जो है एक चेहरा बिहार में उभर रहा है जो सम्राट चौधरी का चेहरा है। क्या लगता है आप डिप्टी सीएम के अब आप उम्मीदवार हैं? नहीं, हमें नहीं पता है कि हमारा क्या दायित्व हमको मिलने वाला है पार्टी से। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने क्या कहा कि अब विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ, संगठन वाला व्यक्ति हूँ, पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का नेता रहा हूँ, आज भी विधायक दल का नेता हूँ। स्पष्ट मेरा मानना है कि पार्टी दायित्व समझती है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के अंदर काम कर रहा हूँ। यदि आपको कमान मिली तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करेंगे? नहीं, ये सोचता ही नहीं। चाची को जब मौची हो जाएगा तो चचा हो जाएंगे, इसलिए ये सब कोई इशू ही नहीं है। आज एनडीए और नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं है, इसलिए कोई चर्चा नहीं है। सम्राट जी, चुनाव बहुत करीब आ गया है। अब जैसे 6 से 8 दिन पहले फेज का चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितने सीटें वो करीब? देखिए मिथिलेश जी, जो स्थिति है, बिहार की जनता डिलीवर और विकास मॉडल देखती है। जिस तरह एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी भैया और नीतीश भैया पे जिस तरह भरोसा बिहार के नौजवान और बिहार की महिलाएं कर रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि इसने ही किया है, आगे भी यही करेगा। एक ने लूटा है, एक ने बर्बाद किया है। तो इसलिए जनता का भरोसा है। मेरा मानना है
कि 2010 में जो एनडीए की सरकार बनी थी उससे प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी। बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी या जेडीयू को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुड़वा भाई कोई बड़ा हो कोई छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट आगे पीछे होता है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये जुड़वा भाई हैं। सत्ता नीतीश कुमार चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सर, एक सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। उस तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया हमने, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, अभी एक मुस्लिम चेहरा भी निकालने वाले हैं, कह रहे हैं और भी जाति से निकालेंगे। क्या कहेंगे? मेरा कहना ये जातियों की पार्टी नहीं है, गठबंधन नहीं है। यहाँ हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि वैकेंसी क्रिएट होगा तब तो चर्चा करें ना। यहाँ तो नीतीश कुमार जी हैं और 2000 में भी नीतीश जी के पास 32-34 MLA था, 70 MLA बीजेपी के पास। 2020 में भी 43 विधायक था, 74 विधायक थे। नीतीश जी ने मना किया तो भी भाजपा ने कहा आप ही मुख्यमंत्री हो। देखिए, वैकेंसी क्रिएशन के बाद की चर्चा हो। तो मतलब आज एकदम क्लियर है, स्पष्ट बात, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर। 3 जिले हैं बिहार में जो अभी चर्चा में हैं। एक नालंदा, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका पैतृक जिला है। एक मुंगेर, जहां से तारापुर सीट से आप लड़ रहे हैं, और एक वैशाली का राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों में नंबर 1 जनता की उम्मीदें हैं कि हमारा जिला मुख्यमंत्री का जिला हो। नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इस रेस में मैं नहीं हूं। जनता, गठबंधन, वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही 2025 में जो चुनाव एकदम वैकेंसी, मैंने कहा मिथिलेश जी, वैकेंसी ही हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया है। तो वैकेंसी रहेगा तब तो फॉर्म भराएगा ना। ये राजद थोड़े है कि लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी के बाद मिसा जी के बाद रोनी आचार्य जी। ये नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। नीतीश जी सबसे बड़े नेता हैं इसलिए कि बिहार में विकास किया उन्होंने। आपने नेताओं की बात की, एक नेता और बिहार में उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर उनका नाम है, क्या कहेंगे उनके बारे में? नेता है, नेता आप समझ रहे हैं तो आपको बधाई हो। देखिए, बिहार में बसपा, MIM, जन स्वराज, कई पार्टियां लड़ रही है, 150-200 पार्टियां लड़ रही है। लड़ने दीजिए। लेकिन चुनाव के तो नेता ही कहते हैं और अपने आप को काफी क्रांतिकारी भी बताते हैं। चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसको नेता चुनती है और कौन नेता है। और स्पष्ट तौर पर टिकना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा और चुनाव से भागना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे ज्यादा तो आपसे भिड़ते नजर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अरे स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा आक्रामक आप ही पे हैं वो। मैं 30 साल से बिहार की राजनीति में हूँ, कई लोगों को आते और जाते देखा है, इनको भी देख रहा हूँ, आगे भी देखूंगा। क्या ऐसा लगता है कि जो सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर जो अपनी बातें कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे कहीं पार्टी का तो नहीं कोई? नहीं, मेरा कहना है कि कोई भी आरोप तब साबित होता है जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप आते हो। कुछ आरोप उन्होंने जो आरोप लगाए, एक तो जो चीज न्यायालय ने आज से 27 साल पहले किसी को बरी किया हो और पूरा बिहार जानता है, इसलिए कि ये लोगों को पता ही नहीं है कि बिहार में होता क्या है। लालू जी कैसे किसी को फंसाते थे, किसी को जेल में डालते थे। मैं पूरे 22 लोग, हमारे परिवार के लोग जेल में रहे और मैं खुद कहा हूँ, सदन के अंदर कहता हूँ, सदन के अंदर मैंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे 95 में, इसलिए हमको जेल में डाला था, मेरे परिवार के लोगों को जेल। और जहाँ तक दूसरे आरोप है, एक पटना का एक कांड में उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ एविडेंस लाओ ना, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कोई भी एविडेंस लेके आओ। वो भी काफी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नहीं, दावा नहीं। वो मैं फिर कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। मैंने कहा कि उचित फॉरम होता है। ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है। ये लालू जी एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट, मेरा मानना है कि उचित फॉरम पर आप तो हमको जेल भेज नहीं सकते हो, भेजने के लिए न्यायालय है। मैं यदि दोषी हूं तो सम्राट चौधरी 1 घंटे में अपने राजनीति से संन्यास ले लेगा, इससे बड़ा कोई बात नहीं हो। एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि वो अभी ही क्यों, चुनाव के वक्त? यही तो मैंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा होता है, लोगों के छवि को खराब करना, प्रयास करना।
मेरा ये मानना, आरोप लगाना इशू नहीं, आरोप को प्रमाणित करना। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, जो बोल रहा है उसी को चिन्हूंगा। एक सम्राट जी आपके नाम को लेकर भी एक बड़ा कोई आरोप, उन्होंने सवाल उठाया। कोई सवाल नहीं। मेरा नाम सम्राट चौधरी राकेश है, मेरे घर का नाम राकेश है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मेरे गांव के लोगों ने मेरे वोटर लिस्ट में 2000 में मेरा नाम वहाँ राकेश रखा हुआ था, मैं उस पर चुनाव लड़ा। मैंने एफिडेविट करके लोगों को बताया कि मैं सम्राट चौधरी उर्फ राकेश हूँ, इसमें कहीं दो मत। आज भी मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें यही है। और ये प्रक्रिया है, यदि किसी को कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए विज्ञापन देने पड़ते हैं, एफिडेविट देने पड़ते हैं, वो सब प्रक्रिया हमने किया है। और मैं डॉक्यूमेंट्री, पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सब चीज़ों में इसका एविडेंस रहता है, कोई नया नहीं। मैं पिछले ये 6ठी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वैसे जो डॉक्यूमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर के डॉक्यूमेंट पे भी सवाल उठे हैं 2 जगह के। वो देखिए, मैं व्यक्तिगत उनको स्वयं जवाब देना है, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल तौर पर जनता किसी को सीरियस नहीं लेती है। बिहार में विकास बनाम विनाश, लालू बनाम मोदी नीतीश की लड़ाई है। और एक तरफ लालू जी के साथ राहुल गांधी हैं, जिनके पूरे खानदान ने भारत को बर्बाद किया, और लालू जी के खानदान ने पूरे बिहार को बर्बाद किया। लेकिन आश्चर्यजनक यही है कि लालू जी के मैनिफेस्टो में लालू जी का फोटो गायब, और नीति, आप सोचिए कि जिनकी पार्टी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता तो डर ही रही थी लालू जी से, लालू जी को विलन मान ही रही थी, अब तेजस्वी और उनका परिवार भी विलन मानने लगा है। ये दिक्कत है। अच्छा सम्राट जी, आपने मैनिफेस्टो की बात की, महागठबंधन का, आप वित्त मंत्री भी हैं, जीएसटी काउंसिल को भी लीड कर रहे हैं, तो जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने या महागठबंधन ने नौकरी को लेकर किया है, और आप सर्वाइवल मिथिलेश जी, आप प्रैक्टिकल सोचिए, आज़ादी के 78 वर्ष हुए हैं, आज बिहार में 22 लाख लोगों को नौकरी है, जिसमें 94,000 नौकरी लालू जी के 15 साल के शासनकाल में मिला। नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। अभी 22 लाख लोगों की वैकेंसी बिहार में है, जिसको कि आप नौकरी कर सकते हैं। उसमें लगभग 85,000 करोड़ रुपया लगेगा, लगता है, हम जो देते हैं बजट से। यदि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए तो 12 से 14 लाख करोड़ रुपया लगेगा। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का। पॉसिबल है कि नहीं है, उनसे पूछिए, मैं अपना हिसाब आपको बता रहा। हम कमिटमेंट के साथ जाते हैं। बिहार के विकास, बिहार की समृद्धि, 10 लाख रोजगार और 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख रोजगार दिया। 52 लाख लोगों को बिहार में देने का रोजगार और सरकारी नौकरी दी, और आगे टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। जनता को तय करना है कि भरोसा किस पे करना है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का समय आ गया बिहार को। इंडस्ट्री की कल्पना नहीं थी, अब एक तरह से जॉब देने वाला लोग बनना चाहिए बिहार के लोगों को, तभी बिहार और आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। एक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आती है, यानी महागठबंधन की सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव वो जो वक्फ संशोधन बिल है उसको यहाँ लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इसको, आप एक चीज सोचिए, जो अधिकार ही नहीं है उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। वक्फ बिल बोर्ड का जो बिल है वो कंप्लीट लोकसभा या राज्यसभा का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 293 सांसद एनडीए के पास है, सबने मतदान किया और वहाँ पर इसको बिल को पारित किया। वहाँ 4 सांसद वाली राष्ट्रीय जनता दल, तो ये 4 वहाँ क्या कर सकते। लेकिन देश जानता है
कि महिलाओं को यदि 30 साल से आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद हैं, जिसने लोकसभा में राज्यसभा में बिल फड़वाने का काम किया। इस बार भी जब वक्फ बिल बोर्ड आ रहा था, वक्फ बोर्ड बिल आ रहा था, तब भी इनके राजद के सांसदों ने बिल को फाड़ने का काम किया था। इसलिए वो पूरा बिहार जानता है अराजकता का प्रतीक लालू प्रसाद है। AMIM के नेता हैं ओवैसी। ओवैसी ने कल कहा है कि 14% जिनकी आबादी है यादवों की, वो उनका नेता मुख्यमंत्री होगा। 2 से 3% आबादी सहनी जाति का या उनके समकक्ष बिरादरी का है, वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन जो 18 से 19% मुस्लिम है, वो क्या दरी बिछाएंगे? ये उनका महागठबंधन नहीं मिथिलेश जी, जहाँ तक मेरी सूचना है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, मेरे को नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि अशोक गहलोत जी ने सिर्फ ये घोषणा किया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। मुकेश सहनी जी ने स्वयं कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमको उम्मीदवार डिप्टी सीएम घोषित किया। तो मेरा यह मानना है कि लालू जी सिर्फ अपने लिए कांग्रेस को टॉर्चर किए हैं, किसी और के लिए टॉर्चर नहीं किया। तो लालू जी का सपना पूरा जनता नहीं करेगी, इसलिए कि उन्होंने ही स्वयं कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, जनता को तय करने दीजिए, जनता तय करेगी। जब लालू जी ने टॉर्चर करके बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और उसी बेटे ने उनका फोटो ही भूल गया, तो हम लोग क्या करें? मेरा सवाल ये था कि ओवैसी ने जो सवाल उठाया उसको आप कितना सही मानते हैं? सही गलत तो वो जाने, मेरा ये मानना स्पष्ट है कि बिहार में राजद लालू जी के पास कुछ वोट है और किसी नेता के पास कुछ नहीं है। मतलब इवन आप ये समझ सकते हैं कि राबड़ी देवी जी को उन्होंने घर बैठा दिया तो उनको कोई डिमांड में नहीं है। तेज प्रताप जी को घर से बाहर निकाल दिया तो उनको कोई नहीं पहचान रहा है, और तेजस्वी यादव को भी कल घर से बाहर निकाल देगा तो कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए लालू जी फोकस्ड हैं, उनके पास वोट है, लेकिन वो अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है, मतलब अपराधीकरण के प्रतीक है। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी 2005 बनाम 2025 पर किससे तुलना करूं भाई साहब? हाँ। अफगानिस्तान से कर नहीं सकता हूँ, पाकिस्तान से कर नहीं सकता हूँ, बांग्लादेश से कर नहीं सकता हूँ। तो बिहार की जो पूर्वत सरकार है उसी से तुलना करनी होगी ना। कि कांग्रेस ने, श्री बाबू का नाम लेता हूँ ना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन श्री बाबू के बारे में कहता हूँ कि उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो भी कहता हूँ कि सामाजिक न्याय का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाया। उसके बाद किसी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया, क्या उदाहरण गिनाओ? इसलिए कहता हूं कि 2005 और 2025 तुलना करना होगा। तेजस्वी भी बार बार कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। अब आपको मैं एक जीडीपी का रेशियो समझा देता हूं। जीडीपी के रेशियो में मैं प्रभात खबर को ही धन्यवाद देता हूं। अजय जी ने पॉइंट आउट किया था आप ही के संपादक के द्वारा कि बिहार के जीडीपी का 23% हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री का है, और 2005 में चले जाइएगा तो वो माइनस में था, और 2000 में चले जाइएगा तो बिहार के जीडीपी में बिहार में इंडस्ट्री का हिस्सा 40% था, क्योंकि टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं, झारखंड। तो ये फर्क समझिए, पहले इंडस्ट्री भी था, इंडस्ट्री को ख़त्म किया लालू जी ने, एक उद्योग के जगह एक नया अपहरण उद्योग चलाया। तो मैं यही कह रहा हूं कि लालू, तुलना किससे करूं? तुलना के लिए कोई नहीं है, आप मानते हैं? तुलना इसी से करना होगा ना। योगी जी से तो कर नहीं सकता हूं, ममता दीदी से कर नहीं सकता हूं। तो यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार क्या करती थी, आज की सरकार क्या करती? 2004 से लेकर 14 तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार को केंद्र की सरकार ने दिया, और मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में लगभग 14 लाख करोड़ से अधिक राशि बिहार को मिला। अब
अगर आपके पास सरकार बनती है, अब बीजेपी की सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं, तो अब आपका रोड मैप क्या है? नहीं, ये नहीं, बड़ा रोड मैप लोगों के मन में सवाल है। ये चूंकि वो बिहार तो की जनता पूछ रही है। मैनिफेस्टो आने वाला है। 1 करोड़ की घोषणा हो चुकी। महिलाओं को 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं के खाते में पैसे चले गए। 1 करोड़ 12 लाख वृद्धजन, विधवा बहनें और दिव्यांगजन के हाथों में पैसे जा रहे हैं। और बिहार इंडस्ट्री के तौर पर अब खड़ा करना है। और हम लोगों का मकसद है कि बिहार के लोग जो आज भी मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि 2005 में 11% बिहार के लोग बाहर जाते थे, आज मात्र 2% जाते हैं। और उनको चिन्हित करके उनके गांव में उनको रोजगार देने की कल्पना। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, कि जो पलायन कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनका पूरा डेटा अपने पास रखेंगे और पलायन को रोकेंगे। नहीं, आप भी कह रहे हैं कि पलायन को रोकेंगे। नहीं, पलायन नहीं, रुक चुका। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो 2% है, पहले लोग डर से भागते थे, गांव से शहर में बसते थे। अब डर नहीं है। रात के 12 बजे आप अपने गांव में चले जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला मिले। रात के 12 बजे में गांव पहुंचते हैं, कोई नक्सलवाद नहीं, कोई अपराधीकरण नहीं। और सरकार गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम अपहरण उद्योग नहीं है। इसलिए जनता फ्रीली काम कर रही है। अब तो फ्राइडे और सैटरडे नाइट हो रहा है बिहार में, लोग खाना खाने बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह जूहू चपाती है, उसी तरह मैरिन ड्राइव पे आप चले जाइए फ्राइडे और सैटरडे को, आपकी गाड़ियां नहीं चल पाएगी। ये है बिहार। सीट जहाँ से आप चुनाव लड़ने गए हैं, वहाँ की जनता की क्या अपेक्षा आपसे? आप नहीं, जनता वहाँ का मैं बेटा हूँ। मैं लंबे समय से राजनीति में हूँ। खगड़िया जिला में 5-5 बार चुनाव लड़ा, जनता का वहाँ से आशीर्वाद मिलता रहा। इस बार तारापुर, जहाँ का मैं जन्म मेरा स्थान है, पार्टी ने वहाँ निर्देशित किया, मैं वहाँ से उम्मीदवार हूँ। और पिछले 30 साल में पहली बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। एनडीए का सीट रहा है। जनता का आशीर्वाद, एनडीए का सहयोग, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, वहाँ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं समापन की तरफ, लेकिन एक सवाल आपसे है कि मैं चाहूँगा, मैं मौसम भी जो देख रहे हैं आप काफ़ी, हाँ, ये तो तूफान है, ये तो चक्रवर्ती तूफान चल रहा है, ये समुद्र से आया है, ये बनावटी है, चिंता मत कीजिए। तो मतलब ये आप चला कदम जाएगा। रुकेंगे नहीं? नहीं, ये रुक नहीं सकता है, ना रोका जा सकता है। आपके कदम इसे रोक पाएंगे? नहीं, जो कुछ चीज़ें आप नहीं रोक सकते, जो इंद्र भगवान के हाथ में हो उसको कौन रोक सकता है। अच्छा, तो मैं आपसे चलते चलते कुछ सवाल पूछूंगा, जानना चाहूँगा कि आपकी जो पहली प्रतिक्रिया होगी मैं वो आपसे चाहूँगा। जैसे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उन्हें कैसे देखते हैं? लालू जी का प्रतिनिधि, नो डाउट। लालू जी नेता हैं, उनके प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। परिवार में जो कुछ हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो व्यक्तिगत है, वो परिवार के लोग जाने, उससे कोई फर्क, बिहार की राजनीति को फर्क नहीं पड़ता। तेज प्रताप यादव? नहीं, कहा व्यक्तिगत इन लोगों का परिवार का इशू है, इसमें मेरा रोल नहीं है। क्या वो जिनका रोल है वो जाने। क्या वो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? कुछ मैंने कहा लालू जी नेता है, हाँ। ये सब प्रतिनिधि हैं, इससे कोई बिहार की राजनीति को फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप जीत के आएंगे? मैंने कहा लालू जी नेता हैं, जनता का वोट भी उनके पास है, जनता डरती भी उनसे, और ये सब बस आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जो आपके दूर विरोधी इस वक्त हैं प्रशांत किशोर? नहीं, कोई इशू ही नहीं है, बेचारे दूर विरोधी कायले होंगे, ठीक है। नहीं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी आए हैं, ट्रेनिंग ले, अच्छा से काम करें। चिराग पासवान? नहीं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, पिछले 11 वर्षों से बिहार के सांसद हैं, विकास आगे करना चाहते हैं, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं। चिराग पासवान ने 2030 का टारगेट लिया कि वो उसमें, नहीं, ठीक है, आपका स्वाभाविक है, किसी भी पार्टी का नेता अपनी बातों को रखेगा ही। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी का सिस्टम है, मैं एक राजनीतिक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। महत्वाकांक्षाएं तो आपकी भी होंगी? किस चीज़ का? मुख्यमंत्री, बिहार की सत्ता और सबसे पार्टी ने विधायक दल का नेता बनाया, पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने विरोधी दल का नेता, पार्टी ने सर्वोच्च पद दिया है,
जनता का आशीर्वाद इसके आगे होता है। इसलिए एकदम बेफिक्र है। पार्टी सर्वोच्च पद पर जिसको काम दे रही है, उसके बाद क्या सोचना है। पार्टी जो निर्णय करती है वो आगे बढ़े। जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहेंगे? एक अनुभवी नेता, जिन्होंने पहले विधायक बना, डिप्टी मिनिस्टर बना, स्टेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना, तब बिहार का मुख्यमंत्री बना। मतलब सीरीज में यदि कोई गरीब का बेटा मुख्यमंत्री तक पहुंचा हो, उसमें से एक है वो। क्या आप उन्हें जोड़ तोड़ की राजनीति और आप उन्हें नहीं, बार्गेन करने वाले बहुत सीधा आदमी, बहुत स्पष्टवादी, पुराने नेता, साफ दिलों के नेता हैं। हर आदमी जीवन में ऊपर की ओर देखता है। आप डिप्टी सीएम पिछले कई सालों से हैं, आगे कुछ नहीं कहा। पार्टी जब विचारधारा वाली हो तो विचारधारा पे बात कीजिए। सब कुछ पार्टी मैं तो कहा, व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं, पार्टी विचारधारा की पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हूँ और पार्टी का सिद्धांत, उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। सर कुछ और एक सवाल कुछ पार्टियों को लेकर, जैसे आपने पार्टी की बात की, कांग्रेस को बिहार में कैसे देखते हैं? वो समाप्त है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से कहीं ना कहीं पिछलग्गू बन के खड़ी है और बिहार की जनता जानती है आरक्षण विरोधी यही है, दलित आरक्षण विरोधी यही, मंडल विरोधी यही, राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में विरोध किया, स्वर्ण विरोधी यही, सामाजिक न्याय विरोधी यही। तो जब सबके विरोधी हैं तो आपके लिए कौन खड़ा है? यहाँ तो सबके साथ सबके विकास की बात सोचना पड़ता है। वो भी तो कहते हैं सबको लेके साथ चलेंगे। बता तो दीजिए। देखिए, इस देश में पहली बार राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली थी। राहुल गांधी बेचारे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो बाप को गाली दे रहे हैं कि माँ को गाली दे रहे हैं कि अपनी दादी को गाली दे रहे हैं कि दादा को गाली दे रहे हैं, इनको ही पता नहीं है बेचारे को। अब वो कहते हैं कि देश में यदि सेक्रेटरी नहीं है तो उसके लिए मोदी जी दोषी हैं। कोई भी ऑफिसर 30 साल राजनीति काम करता है तब जाकर वो सेक्रेटरी बनता है। तो मंडल कमीशन काका कालकर का जो रिपोर्ट आया था वो 57 में आया था, तो पंडित नेहरू ने ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया, नहीं आने दिया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1979 में आया, इंदिरा गांधी ने और उनके पिताजी ने दबा के रखा। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो भाजपा समर्थन कर रही थी और भाजपा के ही समर्थन से सरकार थी बीपी सिंह की, उसका समर्थन करके बिल पारित करा रही थी और 200 सांसद वाले कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी विरोध कर रहे थे पानी पी का। तो राहुल गांधी जी को पहले अपने पिताजी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, दादी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, वो परदादा के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तो भाई लोकतंत्र है, जनता तो वही याद करती है ना कि लालू जी ने पाप किया तो आज तेजस्वी को भोगना पड़ रहा है। और क्योंकि आज भी तेजस्वी यादव है, ये लालू जी हैं, तो लालू जी के जो पाप किए हैं उसके लिए तो गंगा जी में घुसकर सबको माफ़ी मांगना होगा ना। तो राहुल गांधी के अपने पूर्वजों के पाप की वजह से क्या स्पष्ट तौर पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, विचारधारा तो वही चलता है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में सपना देखा था अखंड भारत का, उसके पहले पंडित चाणक्य ने देखा था, और कश्मीर से कन्याकुमारी एक होगा। मोदी जी ने 70 साल के बाद पूरा किया। यही है कमिटमेंट, यही है विचारधारा। हम बदलते नहीं हैं, गठबंधन करते हैं लेकिन अपने विचारधारा को नहीं बदलते। ये एसआईआर भी उसी विचारधारा का है क्या? नहीं, विचारधारा देखिए, आज आप घूम रहे एसआईआर को लेकर काफी विरोध करते नजर आए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में एक व्यक्ति का नाम बताइए जो ये कहता हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो। एक व्यक्ति का खोज नहीं पाया। 3 महीने चला बिहार में एसआईआर, देश का विरोधी दल का नेता, बिहार का विरोधी दल का नेता, तमाम विरोधी दल की पार्टियां, एक व्यक्ति नहीं खोज पाया। मरे हुए वोटर का नाम कटना चाहिए कि नहीं? 2 जगह जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो उसका कटना चाहिए कि नहीं? ये तो करना ही पड़ेगा। और मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूँ, पूरे देश में कराइए। एकदम उचित वोटर ही लोकतंत्र स्थापित करें। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि आप मुस्लिम वोटर्स को जो सीमांचल में बसे हुए हैं उनको छांटने की ये कोशिश है। नहीं, मुस्लिम वोटर नहीं, घुसपैठी शब्द को ठीक कर नहीं, उन्होंने नहीं, मैंने कहा मुस्लिम जो भारतीय है
उसको कोई मायका लाल उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट सकता। बीजेपी अब- की जो 101 लेकिन एक एकदम स्पष्ट है, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिख नहीं, वो ऐसा कोई पैनल में नाम नहीं आया इसलिए विचार नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा स्पष्ट मानना है कि जो घुसपैठी है, जो भारत का नागरिक नहीं बन सकते, उसको किसी भी कीमत पर भारत का वोटर नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की राजनीति को क्या कहेंगे पूरी तरीके से, बेचारे अगर हैं, ओवरऑल देखा जाए? उनको कोई कुछ समझा देता है वही समझते हैं, अपना कोई विचारधारा नहीं रहा। कांग्रेस इसलिए समाप्त हुई कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि था वो समाप्त हो गया। अब वो लोकल पार्टियों के पीछे के झुंझुना बजा रहे हैं। वो लोकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो है कभी वो आरजेडी को वो जो साधते नजर आते कहते हैं, हैं, वो कभी जो वही मैंने कहा कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनके पीछे चल रहे हैं, उनको अब पीछे ही चलना है, आगे नहीं चल सकते। क्या भारी दबाव में काम कर रही है यहाँ पर? नहीं, पूरे देश की वही स्थिति है। उनको कुछ सीटें आ सकती है तो रीजनल पार्टियों के जातीय समीकरण से आ सकती वैसे राहुल गांधी भी आने वाले हैं बिहार, क्या फर्क तमाम पड़ता है? लाव लश्कर के साथ आने क्या वाले हैं, फर्क प्रियंका पड़ता है? गांधी आने वाली अरे तो हैं। क्या फर्क पड़ता है? पहले हिसाब तो दो। यदि 78 वर्ष हुए हैं आज़ादी के, 55 वर्ष तक आप ही ने सरकार चलाई है, किसको आरोप लगा रहे हो? यदि गरीब है तो उसके दोषी आप, दलित है तो इसके दोषी आप, पिछड़े आप हो, पिछड़ा देश है उसके दोषी आप, किस पे आरोप लगा रहे हो? लालू जी को इसलिए कहता हूं ना कि 15 साल ब्लॉक कर दिया बिहार, इसलिए आरोप लगाता हूं। लालू जी ने यदि स्टार्टअप दिया होता बिहार को तो कोई बिहारी बाहर नहीं जाता, अराजकता नहीं फैलता, गुंडागर्दी नहीं फैलता, लोगों को रोजगार यहां मिला होता। इसलिए आरोप का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलते चलते एक सवाल आखिरी आपसे ले लें कि अगर अब सत्ता आपके पास आती है तो आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ हो सकता है? हालांकि थोड़े दिन में आप मैनिफेस्टो नहीं, जारी वो करने तो वाले हैं। पार्टी के बड़े नेता इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, एकदम बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार का आर्थिक विकास और बिहार की समृद्धि, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा से जुड़े हुए चीज़ें, नौजवानों को रोजगार, सब बिहार कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता करें। यानी पलायन खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म करने का प्रयास चल रहा है, इसमें समय लगता है। मैंने बार बार कहा कि 11% से 2%, अब 2% से 1% से नीचे ले जाना है, यही तो बिहार बना। जो अच्छे जॉब करने के लिए दिल्ली गए उनको थोड़े बुलाऊंगा, उनको तो कहूँगा भाई आप ब्रांड एम्बेसडर बन के वहीं रहो। लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं, जो छोटे मोटे नौकरी करने जाते हैं, उनको जरूर पक्का बिहार में व्यवस्था देने की काम करना है। बिल्कुल। तो बहरहाल देखा आपने कि ये थे सम्राट चौधरी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। कई तीखे सवाल थे जिनका बखूबी उन्होंने सवालों का जवाब दिया। लगातार हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।